Hello everyone, welcome back to my channel. So here we are starting with the next topics of our chapter quantum mechanics. So first is photoelectric effect. Photoelectric effect क्या स्टेट करता है that अगर एक बीम ऑफ लाइट जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है या इक्वल टू है देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है और वो लाइट जो है स्ट्राइक कर रही है एक मेटल के सरफेस पर, राइट, ये मेटल है और इसके सरफेस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं उस मेटल से एंड ये बहुत जल्दी इजेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट हो जाते हैं और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। जब भी एक बीम ऑफ लाइट आएगी एक मेटल के सरफेस पर तभी फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई, पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तभी इजेक्ट होंगे अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की दैट इज इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट होंगे, मतलब उनमें कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। मतलब अगर एक फोटॉन है जो लाइट का पार्टिकल है, अगर वो हिट कर रहा है एक पार्टिकल को एक सेकंड में, तो उसी सेकंड में ही जो इलेक्ट्रॉन है तभी इजेक्ट हो जाएगा, राइट। मीन्स उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट। सो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted is proportional to the intensity of light, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गए? टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इंटेंसिटी से हमें क्या मतलब पता चलता है? सो लेट अस एक्सप्लेन द इंटेंसिटी। सो हमें देखा क्या कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को एक लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इसका असली मतलब हम आगे बढ़ते हैं, पर लेकिन अगर हम देखें क्लासिकल थ्योरी को तो वो कहते थे इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, पर लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा कि एनर्जी जो है फोटोन की दैट इज एच न्यू, मीन्स वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी एनर्जी। सो फ्रीक्वेंसी जब एक फोटोन जो है मेटल सरफेस को हिट करता है, राइट, तो वो ट्रांसफर कर देता है अपनी एनर्जी मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर। सो इलेक्ट्रॉन्स पे जो एनर्जी आ जाती है तभी एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी कितनी आएगी? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन मतलब उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, तो वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है वो बाकी रह जाती है और दैट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन ने आगे भी तो बढ़ना है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के लिए एनर्जी बच जाती है। सो उसका एक्सप्रेशन आया था जो हमारे पास प्रोटॉन की एनर्जी थी एच न्यू दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन क्या होता है? जिससे जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी ताकि वो आगे जाके मूव कर सके, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये एक्सप्रेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? दैट द नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। मीन जितने ज़्यादा फोटॉन्स एक मेटल सरफेस को हिट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सो इंक्रीज इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे, सो पर लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, पर लेकिन एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी। सो आपको आई थिंक क्लियर हो गया, ये एक्सेप्शन है फॉर द ऑब्जर्वेशंस, राइट। एंड नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब लुइस डी ब्रॉगली एक फ्रेंच फिजिकिस्ट था, उसने 1924 में सजेस्ट किया कि सारी मटेरियल पार्टिकल्स चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, राइट। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम की तरह कुछ पार्टिकल्स, या फिर मैक्रोस्कोपिक जैसे पीस ऑफ चॉक, पीस ऑफ स्टोन या फिर एक आयरन बॉल, राइट। तो दोनों में ही डुअल कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं ये पार्टिकल्स, राइट। तो उसने कहा कि डुअल नेचर है इनकी। डुअल नेचर का मतलब इनमें वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है, और वेव नेचर जो होता है एसोसिएटेड विद पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, या फिर उसको डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, राइट। अब डी ब्रॉगली ने अपनी इस थ्योरी के ऊपर एक रिलेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन में जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड की जा सकती है। सो वेवलेंथ जो फाइंड करने के लिए उसने क्या कहा कि फोटॉन अगर उसे एज्यूम करें कि उसका वेव कैरेक्टर है तो उसकी एनर्जी होगी एच न्यू, और अगर फोटॉन का पार्टिकल कैरेक्टर है तो उसकी एनर्जी होगी mc स्क्वायर, राइट।
अब ये दोनों ई एनर्जी के बराबर है, सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेशन बनाएंगे एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। और न्यू का हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट। सो न्यू को पुट किया सी बाय लैम्डा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। एंड इसे सिंप्लीफाई करने पर सी और सी की कैंसिलेशन हुई तो लैम्डा का एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। सो आप इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं इसकी। एंड अब डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी अगर और पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के अलावा तो उसकी अगर वेलोसिटी v हो तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, राइट। तो यहाँ पर ये v है और यहाँ पर ये न्यू है, राइट। इसको इन्फ्यूज मत करिएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी और लैम्डा को हम h बाई पी लिख सकते हैं। p क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो p का एक्सप्रेशन mv के बराबर होता है। सो दैट इज वाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। अब सिग्निफिकेंस देखा जाए डी ब्रॉगली का तो डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बट लेकिन इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तक ही वैलिड होता है। मैक्रोस्कोपिक में ये डी ब्रॉगली इक्वेशन फेल हो जाती है, राइट। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए अगर हमने वेव कैरेक्टर वेरीफाई करना था तो डेविसन और जर्मन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है 1927, राइट। इन्होंने कहा जब भी एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, राइट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल। अब यहाँ पर निकल पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की बीम इजेक्ट करवाई एंड स्कैटर्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होगी इनको स्कैटर कराएंगे ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो मूवेबल डिटेक्टर है, ये फोटोग्राफिक प्लेट होगी इसके अंदर और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बीम का पैटर्न आएगा दैट इज फाउंड टू बी सिमिलर विद द डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट, जिसमें कि कंसेंट्रिक रिंग्स होती थी। सो ये हमारे पास डिनोट करता है कि यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग्स वाला डिफ्रैक्शन कौन शो करती है? वेव्स। तो ये हमें पता लग जाता है दैट डिफ्रैक्शन इज शोन बाय दिस पार्टिकल्स, राइट। सो ये हमें पता चल गया दैट जो है डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। अब उन्हें पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करनी थी। तो मैंने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक करता है तो एक स्पॉट प्रोड्यूस हो जाता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सिंटिलेशन स्पॉट। और सिंटिलेशन जो होती है वो एक जगह पर लोकलाइज होती है ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लोकलाइज ही होना चाहिए एंड वो स्प्रेड आउट नहीं होना चाहिए स्क्रीन पर। तो जो लोकलाइज कैरेक्टर होता है वो तो पार्टिकल्स एग्जिबिट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कैसा है? दैट इज अ पार्टिकल कैरेक्टर। सो आई थिंक आपको समझ लग गया इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल कैरेक्टर कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीजनबर्ग्स अर्सेंटिनिटी प्रिंसिपल। अब हीजनबर्ग ने क्या कहा दैट ये जो प्रिंसिपल था दैट वाज गिवन बाय वर्नर हीजनबर्ग इन 1927 एंड ही सेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। बात तो छोटी सी, बट लेकिन उसने क्या कहा कि पोजीशन एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं और जो उसकी मोमेंटम है, राइट, उनको एकदम से इकट्ठे साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, राइट। एकदम एक्यूरेट हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों को मेजर करने की कोशिश भी करते हैं तो वो एक्यूरेटली मेजर नहीं होगी। और जो प्रोडक्ट है पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी या फिर मोर देन h बाई 4 होगी। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, दोनों ही अनसर्टेन वैल्यूज, दैट इज नियरली इक्वल टू h बाई 4, राइट। एंड इसमें अगर p की वैल्यू पुट करें मोमेंटम की तो दैट इज mv। सो हमारे पास डेल्टा mv हो जाएगा और हमें पता है मास तो चेंज नहीं हो सकता, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, सो वेलोसिटी चेंज होगी। सो हमारे पास जो आगे एक्सप्रेशन आ जाएगा इसको ड्राइव करके दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाई 4 m यहाँ पर हमने नीचे लिया है। सो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द हाइजेनबर्ग्स अर्सेंटिनिटी प्रिंसिपल, राइट। सो यहाँ पर हमारे ये तीनों टॉपिक्स कवर होते हैं एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो आपकी। एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।